दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण विषय व्रत के बारे में जानेंगे। व्रत किसी समतल में किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह को व्रत कहते हैं। इसमें जो नियत बिंदु होता है, नियत बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं, इसे सेंटर बोलते हैं। इसे हम O से निरूपित करते हैं। समान दूरी पर स्थित सभी बिंदु परिधि कहलाते हैं। परिधि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जो रेडियस, इसे रेडियस भी कहा जाता है, इसे त्रिज्या कहेंगे। अब हम व्रत की जीवा के बारे में बात करेंगे। जीवा व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं जैसे यहां बिंदु A और बिंदु B व्रत की परिधि पर स्थित है और इन्हें मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसे हम व्रत की जीवा कहेंगे। या A और यहां बिंदु C है, A और C को मिलाने वाले रेखाखंड को भी हम व्रत की जीवा कहेंगे। व्रत में जीवा AB और दूसरी जीवा है जीवा AC है। जो व्रत की जीवा होती है वह पूरे व्रत को दो भागों में बांटती है। जो बड़ा भाग होता है इसे दीर्घ व्रत खंड कहते हैं। दीर्घ व्रत खंड, क्योंकि यह व्रत का बड़ा भाग है इसलिए दीर्घ व्रत खंड, और व्रत के छोटे भाग को लघु व्रत खंड। लघु व्रत खंड कहते हैं। बिंदु या वृत्तीय बिंदु, बिंदुओं का ऐसा समूह जो व्रत की परिधि पर स्थित हो उसे चक्रीय बिंदु या वृत्तीय बिंदु कहते हैं। जैसे बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D इस व्रत की परिधि पर स्थित हैं, अतः इन सभी बिंदुओं को हम चक्रीय बिंदु कहेंगे। व्रत की चाप, व्रत की चाप, यहां एक व्रत दिया हुआ है। इस व्रत में बिंदु B और C हैं, ये दोनों परिधि पर स्थित हैं और परिधि के किसी एक भाग को हम व्रत की चाप कहते हैं। जैसे हमने व्रत की परिधि हटा दी और ये जो भाग बचा है ये व्रत की चाप कहलाएगा। चाप दो प्रकार की होती है, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। जब चाप व्रत के केंद्र पर 180 अंश से कम का कोण बनाती है तो वह लघु चाप कहलाती है। लघु चाप। जब व्रत की परिधि केंद्र पर 180 अंश से अधिक का कोण बनाती है, वृत्त की परिधि केंद्र पर 180 अंश से अधिक का कोण बनाती है,
तो वह दीर्घचाप कहलाती है। दीर्घचाप। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है वह व्यास कहलाता है। या अगर यह कहा जाए कि व्यास भी एक जीवा है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वृत्त में यहां खींची गई जो जीवाएं हैं उनसे स्पष्ट होता है कि वृत्त में स्थित सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का व्यास होता है। तो वृत्त का जो व्यास है वह वृत्त को दो भागों में बांटता है और उसके एक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। तो वृत्त की परिधि और व्यास से जो मिला हुआ भाग है वह अर्धवृत्त कहलाएगा। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, का दो गुना। और वृत्त की परिधि व्यास की 22/7 गुना होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा त्रिज्या गुणा 22/7। तो इसे फिर लिखा जा सकता है 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या, जिससे हमारा सूत्र बनता है 2πr। 22/7 को पाई बोलते हैं और त्रिज्या को r बोलते हैं। इस तरह से वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त के अनेक व्यास हो सकते हैं क्योंकि एक वृत्त में अनेक जीवाएं हो सकती हैं, इसलिए एक वृत्त में अनेक व्यास हो सकते हैं। अंतः बिंदु। इंटीरियर पॉइंट। वृत्त की परिधि के अंदर स्थित जितने भी बिंदु हैं वह सब बिंदु अंतः बिंदु कहलाएंगे। या यह कहा जाए कि वह बिंदु जो वृत्त की त्रिज्या से कम दूरी पर, केंद्र से वृत्त की त्रिज्या से कम दूरी पर स्थित हैं, वे सभी बिंदु अंतः बिंदु कहलाते हैं। अब दूसरा है बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु जिन्हें एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। तो वृत्त की परिधि के बाहर स्थित बिंदु, जितने भी बिंदु वृत्त की परिधि से बाहर स्थित हैं वह सब बिंदु बाह्य बिंदु कहलाएंगे। जैसे हम इन्हें कह सकते हैं बिंदु P है, Q है, R है, ये सब बिंदु वृत्त की परिधि से बाहर स्थित हैं, इसलिए बाह्य बिंदु कहलाएंगे। और ये केंद्र से वृत्त की जो त्रिज्या है उससे अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए बाह्य बिंदु कहलाते हैं। वृत्ताकार डिस्क। वृत्ताकार डिस्क किसी भी वृत्त के आंतरिक बिंदु और वृत्त की परिधि पर स्थित सभी बिंदु मिलकर वृत्ताकार डिस्क का निर्माण करते हैं। अब है हमारा अगला पॉइंट संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिनका एक ही केंद्र हो, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे यह वृत्त है और इसका केंद्र O है, एक दूसरा अन्य वृत्त O को ही केंद्र मानकर खींचा गया, फिर एक तीसरा अन्य वृत्त O को केंद्र मानकर खींचा गया। इस प्रकार ये तीनों वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। एक रेखा और वृत्त की स्थितियां क्या हो सकती हैं, इन्हें जानेंगे हम। यह एक वृत्त है और इस वृत्त के बाहर से एक रेखा गुजर रही है। तो एक स्थिति होती है, हो सकती है कि एक वृत्त है और वह वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से होकर एक रेखा गुजर रही है,
ये पहली स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति है कि एक वृत्त है और उस वृत्त के परिधि से होते हुए रेखा गुजर रही है, जिस रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा, क्योंकि यह रेखा वृत्त की परिधि से होते हुए दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। अब एक तीसरी स्थिति हो सकती है जब एक वृत्त है और उस वृत्त के किसी एक ही बिंदु, मात्र केवल एक बिंदु से होकर कोई रेखा गुजरती है, तो उसे स्पर्श रेखा कहा जाता है। स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु से होकर वह गुजरती है, जिस एकमात्र बिंदु से होकर वह गुजरती है, वह उसका स्पर्श बिंदु कहलाता है। स्पर्श बिंदु कहलाता है। जो पहली प्रमेय है उसे सिद्ध करने के लिए यह नियम है कि ये एक रेखा AB है जिस पर किसी बाह्य बिंदु P से, बाहर के बिंदु P से कुछ रेखाएं खींची गई हैं, जैसे PM, PN, PO, PQ। अब हम इन रेखाओं में यह देखेंगे कि यह नियम है कि जो सबसे छोटी रेखा होती है वह उस रेखा पर लंब होती है। अब हम इन्हें नाप कर देखेंगे कि इसमें क्या ये सबसे छोटी है और यह लंब है या नहीं। तो नापते हैं हम। यह 16.5 सेंटीमीटर है, 16.5। इसे नापते हैं। ये 21 सेंटीमीटर है। अब PN को नापते हैं। ये 18 सेंटीमीटर है। और ये 16 सेंटीमीटर है। तो इनमें जो सबसे छोटी रेखा है वह यही है, OP, और यही रेखा AB पर लंब है।